Good morning, everyone. So, today we are going to read chapter 16, that is from your history, colonialism and urban change. आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 16, colonialism and urban change. मतलब जब हम सब मतलब हमारे यहाँ जो ये अभी स्टेट और सारे एरियाज डिवाइडेड है, ये तब की बात इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो जब हम सब पूरा एक था, मिला के पूरा इंडिया एक ही माना जाता था। और फिर इसके बाद उसमें क्या क्या अर्बन चेंजेस आए, कौन कौन से शहर बने। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। With the rise of the English East India Company as a political power, many new towns came into being, as well as many old towns lost their luster and importance, such as Machilipatnam, Surat and Srirangapatnam were de-urbanized. इसका मतलब है कि जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1600 में आई है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये एक पॉलिटिकल पावर के रूप में मतलब निखर कर आई है, खूब काफ़ी फेमस हुई इस टाइम पर। और जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है 1600 में, तब कई सारे टाउन नए नए बने और फिर उसके साथ साथ नए टाउन्स बनने के साथ ही साथ कई सारे पुराने टाउन्स ने अपना लस्टर और अपनी इम्पोर्टेंस, लस्टर मीन्स उनकी चमक, उनका अट्रैक्शन, ठीक है, और इम्पोर्टेंस अपना महत्व उन्होंने खो दिया था। और जो मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे जो शहर थे ये डी अर्बनाइज हो गए। अब डी अर्बनाइज मीन्स क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। डी अर्बनाइज्ड मीन्स डिक्लाइन ऑफ अर्बन फैसिलिटीज इन अ सिटी अकम्पनीड बाय अ डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन। डी अर्बनाइज्ड का मतलब होता है कि जब किसी शहर में उसकी जो अर्बन फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब शहर और गांव में हम फ़र्क कर सकते हैं, वहाँ की किस बेसिस पे करेंगे। पहला तो हमारे पास एक बेस होता है पॉपुलेशन का, कि गांव में पॉपुलेशन कम होती है और शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। दूसरा वहाँ की फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो डी अर्बनाइज्ड का मतलब होता है जब किसी सिटी की या फिर किसी जगह की जो अर्बन फैसिलिटीज़ हैं उनमें कमी आने लगती है, भारी गिरावट होने लगती है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो भी कम होने लगती है। तो ऐसे शहर जो थे उनमें मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम को माना जाता है कि यहाँ पर डी अर्बनाइजेशन शुरू हो गया। देयर वर मेनी रीजन्स, here we have second paragraph. There were many reasons for the de-urbanization of many important cities. अब कई सारी जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी इनके डी अर्बनाइजेशन के कई सारे कारण थे। पहला कारण ये था कि वहाँ पर जो इंडियन मर्चेंट्स थे, मतलब भारतीय व्यापारी, इनके ऊपर टैरिफ लगाया गया, मतलब एक तरीके से समझिए कि टैक्सेस लगाए गए इनको काम करने के लिए। हाई टैक्सेस पे करना पड़ता था इन्हें। और एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन फार्मलैंड्स वर सीज्ड, और भारत की जितने भी फार्म लैंड थी, मतलब खेती करने लायक जो ज़मीनें थी, उन्हें सीज कर दिया गया, मतलब उनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। किसने? एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या मतलब अंग्रेजी हुकूमत के लोग थे, उन्होंने हमारे यहाँ की जो प्रोडक्शन वाली लैंड थी, फार्म लैंड्स थी, उन पर अपना अधिकार कर लिया और उस पर अपने लिए प्रोडक्शन करने लगे। मतलब जो भी प्रोडक्शन वो करेंगे, जो भी चीज़ें उगाएंगे वो उसे अपने यूज़ में लेंगे। दीज गुड्स इंक्लूडिंग फूड वर एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। और अब जो चीज़ें वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही थी इन फार्मलैंड से, इंडियन फार्मलैंड से, वो चीज़ें, उनमें फूड को भी इंक्लूड किया गया और ये सभी चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही थी ब्रिटेन में। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स। इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स मतलब नए शहरों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बताएंगे। द ब्रिटिश ओपनड देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। सबसे पहले उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर खोला। ट्रेडिंग सेंटर मतलब व्यापार करने के लिए सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया उन्होंने, तो सूरत को सिलेक्ट किया ट्रेडिंग सेंटर के लिए। देन दे हैड देयर ट्रेडिंग पोर्ट्स इन बॉम्बे। इसके बाद पहला सूरत में उन्होंने स्टार्ट किया, इसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए। पोर्ट का मतलब होता है जब हम वाटरवेज के थ्रू ट्रेड करते हैं तो हमें एक जगह चाहिए, जैसे हमारे पास, हम अगर रोडवेज से ट्रैवल करते तो हमारे पास बस स्टॉप होता है, स्टेशन होता है, ठीक है, एयरवेज के लिए हमारे पास एयरपोर्ट होता है, ऐसे ही वाटरवेज के लिए हमारे पास पोर्ट होते हैं। तो उन्होंने पोर्ट को यूज़ किया बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, जो कि प्रेसिडेंसी सिटीज़ के रूप में फेमस थी उस टाइम में। इन 3 सिटीज़ को उन्होंने पोर्ट के तौर पे यूज़ किया। बिसाइड बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब व्यापार और वाणिज्य के लिए
वाणिज्य मतलब रुपए पैसे का लेन देन और भी सारी चीज़ों के लिए जो व्यापार होते हैं इन सब के लिए। तो ट्रेड और कॉमर्स का इम्पोर्टेंट सेंटर होने के बावजूद भी दे ऑल्सो बिकेम द रीजनल सेंटर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया के लिए रीजनल सेंटर्स भी हो गए। रीजनल सेंटर मतलब सिर्फ फैक्ट्री के लिए ही नहीं, रहने के लिए, लोगों को सुख सुविधाएं देने के लिए भी उन्होंने इन शहरों का यूज़ करना शुरू कर दिया। द न्यू अर्बन सेंटर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द ओल्डर वंस। जो नए शहर बन रहे थे ये पुराने वाले से काफ़ी अलग थे। किन मायनों में? पहला तो उनका एरिया वाइज वो अलग थे, पहले वाले छोटे रहते थे, जो नए शहर बन रहे थे ये बड़े हुए, इनकी डिज़ाइनिंग चेंज हो गई तो इनका एरिया भी चेंज हो गया। और पॉपुलेशन, अब क्योंकि सारा, जब देखिए जहाँ पर जॉब मिलेगी हर व्यक्ति उसी तरफ जाएगा, उसी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब यहाँ पर जब इन अर्बन सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में ट्रेडिंग सेंटर बना दिया गया तो लोगों का रुझान भी, जो उनका इंटरेस्ट है वो उसी शहर की तरफ बढ़ने लगा। मोस्ट ऑफ देम वर वेल प्लान्ड, और कई सारे जो अर्बन सिटीज थी इनको तो वेल प्लान किया गया था, मतलब सोच समझ कर इनको बनाया गया था। पब्लिक बिल्डिंग, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसेज, सेंट्रल मार्केट्स एंड क्लॉक टावर्स बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीज सिटीज एंड टाउन्स। ये जो चार चीज़ें हैं इन्हें इम्पॉर्टेंट पार्ट किया गया, मतलब कि अगर जो भी शहर प्लान किया जाएगा, जो भी अर्बन सिटी बनाई जाएगी, अर्बन एरिया, उसमें इन चार चीज़ों की मौजूदगी ज़रूरी है। पहला था पब्लिक बिल्डिंग, फिर दूसरा म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसेस, तीसरा सेंट्रल मार्केट्स और चौथा था क्लॉक टावर्स। ये चार चीज़ें उस शहर का अभिन्न अंग बन गई। इंटीग्रल पार्ट मीन्स अभिन्न अंग हो गई। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ दीज न्यू टाउन्स इज गिवन एज अंडर। अब इन टाउन्स के बारे में हम नीचे जो हमारे पास हेडिंग दी जा रही है इनमें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा कलकत्ता, जिसे हम अभी कोलकाता के नाम से जानते हैं। कलकत्ता नाउ कोलकाता इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। कलकत्ता जो अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। फिर इट हैड बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम सभी एक तरीके से कॉलोनियल रूल के तहत थे, मतलब सब कुछ मिला हुआ था। तो वहाँ के लिए हमारे यहाँ 3 जगह से सिर्फ सरकारें चलती थी। तो एक था मुंबई, दूसरा बॉम्बे और तीसरा कलकत्ता। तो यहाँ कलकत्ता जो है इसको इम्पॉर्टेंट सीट ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए कहा गया है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब भारत में ब्रिटिश रूल था उस टाइम में ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट सीट था। द सिटी वॉज डेवलप्ड अराउंड द फोर्ट विलियम। ये सिटी फोर्ट विलियम के आसपास इसको डेवलप किया गया है। इस्टेब्लिश्ड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसे बनाया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अर्लियर, पहले, इट वॉज सिंपली अ ट्रेडिंग पोर्ट। सब पहले तो ये सिंपली एक ट्रेडिंग पोर्ट था, मतलब व्यापार करने के लिए इसे यूज होता था। बट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद, जो कि हुआ था कब? प्लासी का युद्ध 1757 में, एंड बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध जब हुआ 1764 में, इसके बाद द होल ऑफ बंगाल केम अंडर द डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश। इसके बाद जब ये दोनों युद्ध हुए तो ब्रिटिश का पूरी तरीके से इस पर अधिकार हो गया, मतलब डोमिनेशन हो गया, यहाँ इसको अपने अधीन कर लिया उन्होंने। इन 1772 कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इट रिमेन्ड सो टिल 1911। 1772 में, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1772 में कलकत्ता वो ब्रिटिश इंडिया, अब ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा जा रहा है? जो इंडिया था, अभी हम इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं, मतलब हमारी अपनी खुद की सरकार होती। उस टाइम में अंग्रेज शासन करते थे हमारे यहाँ, इसलिए इसको कहा गया ब्रिटिश इंडिया। तो 1772 में कलकत्ता को ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बना दिया गया और 1911 तक, मतलब ये कैपिटल हमारे यहाँ की रही, मतलब 1772 से लेकर 1911 तक कलकत्ता हमारी कैपिटल रही। अब आपको बताना है कि अभी हमारे इंडिया की कैपिटल क्या है। डू इन द कमेंट बॉक्स, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और है कि कलकत्ता किसकी कैपिटल है? कौन सा स्टेट है जिसकी कैपिटल कलकत्ता है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, कलकत्ता became the capital of British India and it remained so till 1911. The British Governor General Richard Wellesley was largely responsible for the growth of the city. जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली थे उन्हें इसके रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, मतलब कि इस शहर का जो विकास हुआ है वो उन्होंने ही किया है। जॉब चर्नाक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जॉब चर्नाक को एन एडमिनिस्ट्रेटर विद द कंपनी इज जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द सिटी, और फाउंडर ऑफ द सिटी माना जाता है किसको? जॉब चर्नाक को।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरीज, 18वीं और 19वीं शताब्दी में द सिटी बिकेम द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ ओपियम। 18th और 19th सेंचुरी में ये जो शहर था कलकत्ता, ये ओपियम मीन्स अफीम, जिसे एक टॉक्सिक के तौर पे यूज़ करते हैं और इससे दवाइयाँ भी बनती हैं, तो इनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था कि जो भी ट्रेड होना था वो कलकत्ता में ओपियम का होगा। मेनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वर बिल्ट देयर बाय द ब्रिटिश। इसके बाद अंग्रेजों ने और भी कई सारे वहाँ बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे ये विक्टोरिया मेमोरियल है, और भी ऐसे कई सारी हैं, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यू कैन गूगल इट। व्हाट आर द या हाउ मेनी बिल्डिंग्स आर देयर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और ब्रिटिशर्स मेड देम। नेक्स्ट है हमारा जो अर्बन सिटी बनी है वो है बॉम्बे, जिसको अभी हम जानते हैं मुंबई के नाम से। बॉम्बे नाउ मुंबई वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी उनका एक उस टाइम का नया नया सेंटर बना था, तो ट्रेडिंग सेंटर बॉम्बे को भी उन्होंने बनाया। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1612। ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री जो बनाई थी 1612 में, वो सबसे पहले इस्टेब्लिश की थी सूरत में। दे वॉन्टेड टू कंट्रोल देयर ट्रेड ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वो चाहते थे कि जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है उस पर उनका अधिकार हो जाए। अब वेस्ट कोस्ट का मतलब क्या होगा? लुक हियर इज द आउटलाइन ऑफ अ मैप। ये ऐसे हमारा इंडिया का ये लोअर पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है मुंबई, और जो ये वाला कोस्ट है, क्योंकि ये पूरा वाटर बॉडी है ना, इंडियन ये ट्रायंगुलर पेनिनसुलर पोर्शन है, तो जो इस साइड का पोर्शन है ये हमारा ईस्ट कोस्ट कहलाता है, और जो इस साइड का पोर्शन है ये हमारा कहलाता है सॉरी यहाँ पर आपका ये है आपका मुंबई, तो इधर का पोर्शन जो है ये है वेस्ट और ये कहलाएगा ईस्ट। तो वो चाहते थे कि वेस्ट पे, जब उन्होंने मुंबई के सूरत में ही अपनी फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है, तो सूरत में जब उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की तो उनका जो मोटिव था कि वो इस वाले पोर्शन पे पूरा अपना अधिकार कर ले, इसीलिए उन्होंने सूरत में ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दे ऑल्सो वॉन्टेड टू रिमेन फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द मराठास एंड द पोर्टुगीज़। वो ये भी चाहते थे कि उनके ऊपर से जो मराठा है और जो पोर्टुगीज़ है वो कंट्रोल हट जाए, ठीक है। वो चाहते थे कि जो मराठा है और पोर्टुगीज़ है उनके ऊपर जो कंट्रोल करते हैं वो हट जाए, अब वो फ्री होके, जो ब्रिटिशर्स हैं वो फ्री होके अपना काम करें। सो दे डेवलप्ड बॉम्बे एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट। इसीलिए उन्होंने बॉम्बे को इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट के तौर पर डेवलप किया, मतलब वहाँ पर और काफ़ी सारे अरेंजमेंट भी करा दिए ताकि जो बिजनेस कर रहे हैं वो, जो अपना ट्रेड कर रहे हैं वो आसानी से किया जाए। इट कंसिस्ट ऑफ 7 आइलैंड, और इसमें इसको 7 आइलैंड का इंक्लूजन कर दिया, मतलब 7 आइलैंड मिलके एक बॉम्बे पोर्ट बनाएंगे, और उन आइलैंड्स के नेम थे बॉम्बे आइलैंड, पैरल, मजागांव, माहिम, कोलाबा, वर्ली एंड ओल्ड वुमेन्स आइलैंड, जिसे लिटिल कोलाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन 1661, the British King Charles II married with the Portuguese Princess Catherine and got Bombay in the dowry। अब यहाँ क्या हुआ कि 1661 में एक ब्रिटिश किंग थे चार्ल्स सेकेंड, उन्होंने शादी की पुर्तगाली राजकुमारी से। पोर्टुगीज प्रिंसेस मतलब पुर्तगाली राजकुमारी से, जिसका नाम था कैथरीन, और फिर उनसे शादी करने के बाद उन्होंने डाउरी में, दहेज में ले लिया, क्या पूरा मुंबई उनसे दहेज में ले लिया। फिर बाय द रॉयल चार्टर ऑफ 1668, ये रॉयल चार्टर 1668 जो था, इसके थ्रू जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बॉम्बे को किराए पर ले लिया, और किराया कितना देना था उसे? 10 पाउंड का पर एनम, मतलब एक साल में 10 पाउंड पर एनम वो उस चार्ल्स सेकेंड को किराया देगी और बॉम्बे को अपने लिए ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे यूज़ करेगी। सून इट डेवलप्ड एज द बेस्ट नेवल स्टेशन एंड ट्रेडिंग सेंटर, और जल्द ही ये जो बॉम्बे पोर्ट था ये एक नेवल स्टेशन बन गया, मतलब पानी के रास्ते आने जाने का ये बहुत अच्छा जरिया बन गया, एंड ट्रेडिंग सेंटर, और ट्रेडिंग सेंटर भी बन गया। इंडियन रॉ मटेरियल वर सेंट फ्रॉम दिस पोर्ट टू केटर टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडियन रॉ मटेरियल, भारत का जो कच्चा माल था, जैसे हमारा जूट हुआ, कपास हुआ, ये सारी चीज़ें जो भी कच्चे माल होते थे वो भेजा जाता था ब्रिटेन की मार्केट में, इंडस्ट्रीज़ में, और उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को भी इंक्लूड किया गया केटर के थ्रू। ये ब्रिटेन जाता था और वहाँ की इंडस्ट्रीज में बेचा जाता था।
In 1687 the headquarters of the British East India Company were transferred from सूरत to बॉम्बे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, मतलब मेन ऑफिस जो उनका था वो था उनका सूरत में, उन्होंने अब ट्रांसफ़र कर दिया बॉम्बे के लिए। ऑन अप्रैल 1853 द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 1853 में 16 अप्रैल 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई, जो कि चली थी मुंबई से लेकर के उसके पास का स्टेशन एक था थाने, इन दो के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी। सो आज हमारा टॉपिक यही एंड होता है, हम इतना ही आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट का आपको पार्ट 2 मिलेगा अगले 2 दिनों में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और समझिए। आपको 3 क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में करने हैं, आंसर करने हैं। पहला कि आप इंडिया की कैपिटल क्या है, इसके बाद दूसरा है कोलकाता किस स्टेट की कैपिटल है और मुंबई किस स्टेट की कैपिटल है। राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।